वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सिविक्स का सबक नंबर 16 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो बच्चों, सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। इससे आपका चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से अपने लफ्ज़ों में बनाकर भी लिख सकते हो किसी भी आंसर को। फिर इसके बाद अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी वो रिपीट हो सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एग्ज़ाम की इस चैप्टर की 100% तैयारी होगी। तो सबक नंबर 16 का नाम है जमहूरी हुकूमत के कलीदी अज्जा, यानी कि की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, अज्जा होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो सवाल नंबर 1 को ध्यान से सुनेंगे। आज के जनूबी अफ्रीका में माया की ज़िंदगी किस तरह मुख्तलिफ होगी। देखो, जनूबी अफ्रीका के अंदर पहले रंग नस्ल की नीति थी, काले लोगों के साथ बहुत बुरा भेदभाव किया जाता था, मगर 1994 के बाद नेल्सन मंडेला की रहनुमाई में वहाँ पर जमहूरी निज़ाम कायम किया गया और वहाँ से इस भेदभाव को, इस इम्तियाज़ को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। तो आंसर में क्या लिखोगे? आज जनूबी अफ्रीका में माया की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर महफूज है, क्योंकि 1994 अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की रहनुमाई में अफ्रीकी कांग्रेस ने जमहूरी निज़ाम कायम किया और पहले से चली आ रही रंग नस्ल की अलहदगी पसंद पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, जिससे वहाँ के लोग अब बिना किसी रंग व नस्ल की तफरीक के जमहूरियत के साथ, मसावत के हक़ के साथ जी रहे हैं। यानी कि अब वहाँ के लोगों के साथ रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी इम्तियाज़ नहीं किया जाता। सवाल नंबर 2 टेक्स्ट बुक का, वो कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए लोग हुकूमत साज़ी के अमल में हिस्सा लेते हैं। तो अवाम मंदरजा झेल तरीक़ों से हुकूमत में शिरकत करती है। सवाल का मतलब समझ में आया कि अवाम किन तरीक़ों से हुकूमत में शिरकत करती है। तो आंसर में लिखोगे कि अवाम मंदरजा झेल तरीके से हुकूमत में शिरकत करती है। तो सबसे पहले जनता वोट डालने के हक़ का इस्तेमाल करके अपने लीडर चुनती है। आदिवासी अकीलतें और ख़वातीन जैसे समाज के जो कमज़ोर तबक़ात हैं मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाकर हिस्सा भी ले सकते हैं। अखबारात के ज़रिए या इंटरव्यूज़ के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकते हैं। हड़ताल और जुलूस और धरने भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इसे किस तरह से लिखोगे, ध्यान से सुनो। अवाम इंतखाबात में राय दहिंदगी का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों का, यानी कि लीडरों का चुनाव करती है। आदिवासी अक़ीलतें और ख़वातीन जैसे समाज के कमज़ोर तबक़ात मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर हिस्सा लेते हैं। अखबारात, मज़ामीन और इंटरव्यू वग़ैरह छपवाकर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। हड़ताल, जुलूस, धरने, भूख हड़ताल और काम दो को जैसे तरीक़ों का इस्तेमाल करके भी हम हिस्सेदारी कर सकते हैं। आपके ख़याल में मुख्तलिफ़ तसादम और झगड़ों को हल करने के लिए हमें हुकूमत की ज़रूरत क्यों होती है? हुकूमत के ज़रिए ही मुख्तलिफ़ बड़े बड़े जो झगड़े होते हैं उन्हें निपटाया जाता है। उसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल को ध्यान से सुनेंगे। हमें मुख्तलिफ़ तनाज़ात और मुद्दों को संभालने के लिए हुकूमत की ही ज़रूरत होती है। हुकूमत के ज़रिए ही मुनज़्ज़म निज़ाम को चलाया जाता है। पुलिस महकमा और आलिया सभी सूबों के तनाज़ात को ख़त्म करके, तनाज़ात यानी कि विविधता से जो भेदभाव वगैरह होते हैं या विविधता होती है, उसको ख़त्म करने के लिए ही बनाई गई है, ताकि सभी लोग एक जैसी ज़िंदगी बराबरी के साथ जी सके। मिसाल के तौर पर कावेरी नदी के पानी का मसला, ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। कावेरी नदी तो कर्नाटक ने कृष्ण सागर बांध में इतना पानी जमा कर लिया कि तमिलनाडु के मैसूर बांध के लिए पानी की फराहमी रुक गई। तो इस झगड़े का निपटारा करने के लिए हुकूमत की दखलंदाजी बहुत ज़रूरत थी और हुकूमत की ही ज़रूरत पड़ी ऐसे बड़े मसलों को निपटाने के लिए। अगला सवाल है, लोगों के साथ बराबरी के सलूक को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत क्या क्या कार्यवाही करती है? तो अवाम के साथ बराबरी के सलूक को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत मंदरजा झेल काम करती है। मज़हब, ज़ात पात और जिनसी बुनियाद पर होने वाली तफरीक यानी कि न इत्तेफाकी को हुकूमत ख़त्म करती है और सभी को मसावत बराबरी का हक़ देती है। हुकूमत ने गैर मसावी मामलात को झेल रहे लोगों के लिए
عدلیہ یعنی کہ عدالت کا راستہ بنایا ہے۔ حکومت نے چھوت اچھوت کے خلاف بھی قانون بنایا ہے۔ امن و امان اور بہتر انتظامات قائم رکھنے کے لیے بھی پولیس محکمہ حکومت نے ہی قائم کیا ہے۔ تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا نا کہ لوگوں کے ساتھ برابری کے سلوک کو بنانے کے لیے حکومت نے بہت سارے کام کر رکھے ہیں۔ پولیس کی بھی ویوستھا کی، چھوت اچھوت کے لیے قانون بنائے، مساوی معاملہ غیر مساوی معاملہ جھیل رہے لوگوں کو لیے عدالت کا راستہ بھی بنایا، مذہب اور ذات پات اور جنسی بنیاد پر ہونے والی تفریق کو ختم کیا۔ کس نے کیا؟ وہ حکومت نے ہی کیا ہے۔ اس باب کو پڑھیے اور جمہوری حکومت کے چند اہم ترین خیالات پر بحث کیجیے اور ان کی فہرست بتائیے۔ مثلاً ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ تو کسی بھی جمہوری حکومت کے چند اہم ترین خیالات مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ ملک کے سبھی شہریوں کو برابر کے حق دیے گئے ہیں۔ جمہوری حکومت کے اندر سبھی شہریوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے۔ سرکاری ملازمت میں سبھی شہریوں کو برابر کا حق دیا گیا ہے۔ مذہب، ذات پات اور نسل کے آدھار پر کسی کے ساتھ کوئی بھی امتیاز یا تفریق نہیں برتی جائے گی۔ سبھی لوگ اصولوں اور قوانین کی نظر میں برابر ہیں۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب امپورٹنٹ کوشچن آنسر ہیں جو کہ آپ سے ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ جمہوریت لفظ کون سی زبان سے نکلا ہے؟ تو یہ لاطینی زبان کے ڈیموس اور کراٹس کا مجموعی لفظ ڈیموکریٹک ہے، جس کا مطلب ہے عوام کی حکومت۔ نمائندہ مایا نائیڈو کون تھی؟ مایا نائیڈو ایک 11 سال کی لڑکی تھی جو جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ شہر میں رہتی تھی۔ ہیکٹر ندلوت کون تھا؟ جنوبی افریقہ کی رنگ نسل کی پالیسی کے خلاف جدوجہد کرنے والا ایک طالب علم تھا۔ ہیکٹر ندلو کو پولیس کے ذریعے گولی مارنا کیا اشارہ کرتا ہے؟ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کی تاناشاہ حکومت کس طرح کالے لوگوں کو کچلتی ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت کے خاص عناصر کیا ہیں؟ آزادی، مساوات یعنی کہ برابری کا حق، بھائی چارہ اور انصاف۔ اگلا سوال ہے، آئین ہند ہمیں کون سی آزادیاں عطا کرتا ہے؟ یعنی کہ ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا سمویدھان ہمیں کون کون سی آزادیاں دیتا ہے؟ کیونکہ ہماری حکومت تو جمہوری حکومت ہے، یعنی کہ جنتا کے ذریعے چنی گئی حکومت ہے۔ تو زبان اور اظہار خیال کی آزادی، انجمن بنانے کی آزادی، ملک میں کہیں بھی گھومنے پھرنے کی آزادی، ہندوستان کے کسی بھی حصے میں بسنے یعنی کہ سکونت اختیار کرنے کی آزادی۔ تحفظی تحریک سے کیا مراد ہے؟ سماج کے کمزور طبقات کو سماجی سطح پر لانے کے لیے انہیں کچھ رعایت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریزرویشن، درج ذیل فہرست ذات پات کے لوگوں کو سرکاری نوکری میں ریزرویشن دیا جاتا ہے جو نیچی ذات کے لوگ ہیں، تاکہ وہ بھی سماج میں سبھی کے برابر آ کر کھڑے ہو سکے۔ اگلا سوال ہے، استحصال کے خلاف حق سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ شوشن کے ورد آواز اٹھانا۔ کوئی بھی فرد دوسرے کو مناسب مزدوری یا قیمت چکائے بغیر اپنا کام نہیں کرا سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کسی انسان کے ساتھ کرے گا تو وہ استحصال ہی ہوگا۔ رائے عامہ کی تشکیل میں معاون کچھ نظام کے نام لکھنے ہیں: پریس، ریڈیو، ٹی وی، سنیما، سیاسی پارٹیاں اور انتخابات۔ حق رائے دہی کا مطلب ہے 18 سال والے ووٹنگ کا ادھیکار۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے لیے نمائندوں کا انتخاب کرتے وقت ہر ایک شہری کو اپنے حق رائے دہی کا مطلب ہے اپنے خیالات کو اظہار کرنے کا موقع دیا جانا، حق رائے دہی کہلاتا ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے لیے نمائندوں کا انتخاب کرتے وقت ہر ایک شہری کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جانا ہی حق رائے دہی کہلاتا ہے۔ خفیہ رائے دہی کا مطلب کیا ہے؟ گپت طریقے سے ووٹنگ کرنا۔ خفیہ رائے دہی کے طریقے میں ووٹ ڈالنے والے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اس نے اپنا ووٹ کسے دیا ہے، جیسے کہ ہندوستان میں ہوتا ہے۔ چناؤ نشان کسے کہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہر ایک پارٹی کو ایک نشان دیا جاتا ہے جسے چناؤ نشان کہتے ہیں۔ کس کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے ذریعے۔ ہندوستان میں کس عمر کے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے؟ تو ہندوستان میں 18 سال کے بالغ مرد اور عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ بالغ رہے دہندگی کا مطلب ہی ہے 18 سال سے زیادہ کے شہری کو ووٹ دینے کا حق۔ تقریر کرنے اور اظہار خیال کی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ تو ہر ایک شہری کو تقریر کرنے، اسپیچ دینے، مضامین وغیرہ لکھ کر انہیں شائع کرا کر اپنے خیالات اظہار
करने का हक दिया गया है, अपने ख्यालों को जाहिर करने का हक दिया गया है। मसावत यानी कि बराबरी का हक, कानून की नज़र में बराबरी, वोट डालने का हक, इलेक्शन लड़ने का हक, सरकारी ओहदों पर तकर्रुरी यानी कि सरकारी ओहदों पर फाइज होने का हक सभी को बराबरी से दिया गया है। ये सब मसावत के हक के तहत आते हैं। मसावत का मतलब होता है बराबरी का हक। अलहदगी पसंद कानून या रंग व नस्ल के कानून क्या थे? ज़ात पात और ख़ानदानी बुनियादों पर लोगों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सलूक किए जाने को रंग व नस्ल की तफरीक कहा जाता है। जनूबी अफ्रीका में इस तफरीक ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा था। जमहूरियत लफ्ज़ से क्या मुराद है? लिंकन के लफ्ज़ों में जमहूरियत अवाम की हुकूमत है जो अवाम के लिए काम करती है और अवाम के ज़रिए ही मुंतखब होती है। याद कर लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। एक सेक्युलर रियासत का क्या मुराद है? सेक्युलर रियासत का मतलब है कि हिंदुस्तान के या किसी भी मुल्क के किसी भी नागरिक को अपनी अपनी मर्ज़ी से किसी भी मज़हब को इख्तियार करने की आज़ादी। एक ऐसी रियासत जिसमें शहरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है। इंसाफ का मतलब क्या है? शहरियों के साथ ज़ात पात, मज़हब और जिन्स की बुनियाद पर तफरीक यानी कि ना इत्तेफाकी ना की जा सकती हो। कानून की नज़र में सभी शहरी बराबर हैं। हुकूमत सबके लिए फलाही यानी कि भलाई के लिए काम करती है। अगला सवाल है, आज़ादी की मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब है पाबंदियों का ना होना। शहरियों को इज़हार ख्याल करने, तौर तरीक़ों पर किसी भी तरह की पाबंदी का ना होना ही आज़ादी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट खाली जगह हैं, फिलअप्स हैं, ध्यान से सुन लेंगे। हिंदुस्तान के देश में खुफिया वोट देने का तरीका अपनाया जाता है तो आम इंतखाबात में। हिंदुस्तान एक देश मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। देश की वजह से देश की ये जिम्मेदारी है कि वे बैलेट बॉक्स की हिफाजत करे। बैलेट बॉक्स जिसके अंदर वोटों की पर्चियाँ रखी जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। देश हुकूमत की कई शक्लें हो सकती हैं। जमहूरी हुकूमत की देश होने की हद तक ही जमहूरी हुकूमत वजूद में रह सकती है, यानी कि अवामी हिमायत, अवाम का यकीन जब तक होगा जमहूरी हुकूमत पर, जब जमहूरी हुकूमत जब तक बनी रह सकती है। जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी बालिग राय दहिंदगी है, यानी कि वोट डालना। देश के वक्त हर एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार अपनी हिमायत की कोशिश करते हैं। इंतखाबी अमल के वक्त राय आमा की तामील में देश का अहम रोल होता है, सिनेमा का। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।